हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज हम आपका आईआर का क्वेश्चन डिस्कस करने जाएंगे यहाँ पर। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। अ स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप वुड हेल्प इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन टू रिवाइव देयर इकोनॉमी इन द पोस्ट कोविड ग्लोबल ऑर्डर। डिस्कस। तो आपको यहाँ की टर्म्स देखनी है। सबसे पहले आपकी स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप के बारे में बात की जा रही है, किसके बीच में? इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में, रिलेटेड टू इकोनॉमी। और कब की बात की जा रही है? पोस्ट कोविड ग्लोबल ऑर्डर के बारे में बात की जा रही है। और मेन है यहाँ पे आपका जो ये डायरेक्टिव है डिस्कस। यहाँ मतलब आपको सारी चीजों के बारे में बताना है। ठीक है जी। तो ये आपके कीवर्ड्स हैं, इनके बेसिस पर अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो किस तरीके से बनेगा। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में आपके इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बारे में बात कर सकते हैं, या फिर किस तरीके से कोविड 19 का ग्लोबली असर पड़ रहा है हम उसके बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है जी। जब आपने ये डिस्कस कर लिया, इसको 4 to 5 लाइंस में आपने समराइज कर लिया, उसके बाद हम मेन बॉडी पे आएंगे जहां पर हम एरियाज के बारे में बात करेंगे जहां दोनों ही पार्टीज कोलैबोरेट कर सकती हैं और जो उनकी पार्टनरशिप है उसे और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो जो हमने सारे एरियाज डिस्कस कर लिए, तो कुछ चैलेंजेस भी होंगे जो कि हमें मेंशन करना बहुत जरूरी है कि कैसे किस तरीके से दोनों पार्टीज को कुछ कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। फिर लास्ट में आप इसे कंक्लूड कर देंगे ऑन अ प्रोग्रेसिव नोट। ठीक है जी। सो ये बेसिक्स आपका स्ट्रक्चर है। तो ये शुरू करते हैं आंसर। सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन में बात कर ली कोविड 19 के बारे में, किस तरीके से इंडियन इकोनॉमी पर उसका फर्क पड़ेगा, किस तरीके से फोरकास्ट किया गया है कि दैट इट इज गोइंग टू कॉन्ट्रैक्ट बाय 5.9% इन 2020। ठीक है जी। फिर मेन मुद्दे पे आएंगे जहां पर हम एरियाज डिस्कस करेंगे जहां पर दोनों पार्टीज अपनी रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का जो रोल है वो दिन प्रतिदिन डिमिनिश होता जा रहा है। जैसे कि जो यूएन है, यूएनएससी है या डब्ल्यूएचओ है, हम कह सकते हैं एक तरीके से फेल रहे टेक मेजर्स टू टैकल द चैलेंजेस पोस्ट बाय कोविड 19 पेंडेमिक। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन कोलैबोरेटिवली एक्ट कर सकते हैं टू प्रमोट सस्टेनेबल रिफॉर्म ऑफ मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन स्टार्टिंग फ्रॉम द डब्ल्यूटीओ। कि डब्ल्यूटीओ में काफी दिक्कतें चल रही हैं, तो आप उसके बारे में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है जी। फिर बात आती है इकोनॉमी स्ट्रेंथन करने की, कि जो कि देखा जा रहा है कि ग्लोबल सप्लाई वैल्यू चेन में जो ओवर डिपेंडेंस बढ़ती जा रही है चाइना के ऊपर, तो वहां पर यूरोपियन यूनियन के लिए इंडिया एज ए नेचुरल इलाय इमर्ज करता है। ठीक है जी। तो यहाँ पर जो फार्मा इंडस्ट्री है उसे बूस्ट मिल सकता है कि जो इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है और जो यूरोपियन यूनियन की टेक्निकल एक्सपर्टीज है, उसे दोनों ही जो पार्टीज है उनके हेल्थ सेक्टर को काफी फायदा मिलेगा। फिर बात आती है हमारे एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के बारे में कि किस तरीके से जो इंडिया का टारगेट है कि टू डबल द फार्मर्स इनकम बाय 2022, तो उसमें यूरोपियन यूनियन काफी एक सूटेबल मार्केट है इंडिया के लिए कि वो अपना प्रोड्यूस वहां बेच सकती है। ठीक है जी। कि जैसे आप फैक्ट बता सकते हैं यहाँ पे कि यूरोपियन यूनियन इंपोर्ट करता है टोटल ऑफ 3.3 मिलियन टन ऑफ ऑर्गेनिक एग्री फूड प्रोड्यूस। तो इंडिया के लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर। ठीक है जी। फिर हम बता सकते हैं स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद यूरोपियन यूनियन की किस तरीके से जो हमारा इंडो पैसिफिक रीजन है वो कंटेंशियस होता जा रहा है, मतलब नंबर ऑफ कंटेंडर्स वहां बढ़ते जा रहे हैं। तो इंडिया की जो जियोपॉलिटिकल लेवरेज है उसको यूज कर सकता है ईयू, ताकि जो चाइना की प्रेजेंस है वहां पर उसे काउंटर किया जा सके। ठीक है जी। कि किस तरीके से जो यूरोपियन यूनियन का अपना ही कनेक्टिविटी स्ट्रेटेजी है जिसमें वो पार्टनरशिप में है जापान और यूएस के साथ, तो यहाँ पर इंडिया भी इन्वेस्ट कर सकता है और अपनी अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर कर सकता है कि किस तरीके से जो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें बूस्ट मिले कोविड पेंडेमिक के बाद। फिर आपका एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है टूरिज्म का। अभी तो हम कह सकते हैं सबसे ज्यादा इम्पैक्टेड सेक्टर है टूरिज्म बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक, बट ये रिवाइव करेगा दोबारा। तो वहां पर इंडिया और यूरोप वैसे भी माने जाते हैं कि काफी फेवरेबल डेस्टिनेशंस हैं टूरिज्म के लिए। तो इसमें दोनों ही पार्टीज का काफी बेनिफिट होगा अगर दोनों ही टूरिज्म सेक्टर में भी कोलैबोरेट करें। फिर बात आती है एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में कि किस तरीके से जो रिन्यूएबल और ग्रीन टेक्नोलॉजी की तरफ पूरी दुनिया बढ़ रही है, तो वहां पर इंडिया और यूरोपियन यूनियन भी आपस में हाथ मिला के दोनों पार्टीज का भला कर सकते हैं। ठीक है जी। कि यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं जो फ्रांस के साथ इंडिया का आईएसए है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, उसका एग्जांपल दे सकते हैं आप यहाँ पे कि उस तरीके से वो पूरे यूरोपियन यूनियन के बाकी नेशंस के साथ भी ये चीज फॉलो कर सकते हैं। ठीक है जी। फिर बात आती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कोऑपरेशन की, जो अभी सबसे ज्यादा जरूरत है वैक्सीन की, तो वहां पर भी दोनों पार्टीज के पास चांसेस हैं कि वो कोलैबोरेट करें और ज्वाइंटली एक वैक्सीन तैयार करें। पोस्ट ब्रेक्जिट अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करें कि यूरोपियन यूनियन ने काफी अपना एक क्रूशियल पार्टनर यूके खो दिया है, तो वहां पर इंडिया एज ए नेचुरल पार्टनर इमर्ज कर सकता है। फिर बात आती है पॉलिटिकल पार्टनरशिप की,
कि किस तरीके से दोनों ही पार्टीज की कॉमन वैल्यूज और ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो वहां पर जो फॉरेन पॉलिसी है उसे रीइंफोर्स करके हम मल्टीलेटरलिज्म को प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये सब तो हो गया आपके एरियाज जहां जहां दोनों पार्टीज आपस में कोलैबोरेट कर सकती हैं। फिर हम बात करेंगे चैलेंजेस के बारे में कि क्या दिक्कतें आ सकती हैं इस कोलैबोरेशन में, इस पार्टनरशिप में। पहली बात आ गई कि प्रोटेक्शनिज्म कंसर्न की जो यूरोपियन यूनियन है वो काफी क्रिटिकल है अबाउट इंडियाज प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स ऑन टैरिफ्स। किस तरीके से जो इंडिया का रिसेंट एक आत्मनिर्भर भारत अभियान है उसे भी वो एज ए प्रोटेक्शनिस्ट इनिशिएटिव देखते हैं। ठीक है जी। फिर जो ट्रेड रिलेशनशिप के बारे में बात कर सकते हैं कि काफी वीक ट्रेड रिलेशनशिप है दोनों ही पार्टीज के बीच में, दैट इंडिया इज अकाउंटिंग फॉर लेस देन 3% ऑफ यूरोपियन यूनियन टोटल ट्रेड। तो इसमें इंडिया को काफी इंप्रूव करने की जरूरत है। ठीक है जी। फिर हम बात कर सकते हैं जो हमारा एक यूरोपियन यूनियन और इंडिया का जो बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट है, जो कि 2007 से नेगोशिएट किया जा रहा है, जहां पर दोनों ही पार्टीज के काफी मेजर डिफरेंसेस हैं ऑन क्रूशियल इश्यूज, जैसे कि जो यूरोपियन यूनियन की डिमांड्स हैं कि जैसे जो ऑटोमोबाइल्स पे जो ड्यूटी है उसको कट किया जाए, जो वाइन्स हैं उन पे जो टैक्स है उसे रिड्यूस किया जाए। ठीक है जी। इंडिया की डिमांड्स के बारे में आप बात कर सकते हैं, किस तरीके से इंडिया चाहता है कि उसका डेटा सिक्योर रहे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है इंडिया की आईटी सेक्टर के लिए। जो नॉर्म्स है ऑन टेम्परेरी मूवमेंट ऑफ स्किल्ड वर्कर्स उसे थोड़ा ईज किया जाए, रिलैक्सेशन मिले सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स में, जो टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड नॉर्म्स हैं उसमें भी थोड़ी रिलैक्सेशन मिले। ठीक है जी। तो आप ये चीजें मेंशन कर सकते हैं। फिर आप ये भी बता सकते हैं किस तरीके से जो यूरोपियन यूनियन के काफी कंसर्न्स हैं रिलेटेड टू ह्यूमन राइट्स इन द जम्मू एंड कश्मीर एरिया, कि वो काफी क्रिटिकल रहे जब आर्टिकल 370 हटा दिया गया जम्मू एंड कश्मीर से। साथ के साथ जो हमारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था उसके लेके भी उनके काफी डिफरेंट व्यूज थे। ठीक है जी। फिर आप ब्रेग्जिट के बारे में बता सकते हैं कि किस तरीके से जो यूके का जो विड्रॉल है उसके चलते जो यूरोपियन यूनियन के जो रिलेशंस हैं इंडिया के साथ वो किस तरीके से इफेक्ट करेंगे। ठीक है जी। तो ये कुछ कुछ चैलेंजेस आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं और लास्ट में आप कंक्लूड कर सकते हैं कि दोनों को ही एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप की बहुत ज्यादा जरूरत है कि सस्टेनेबल ग्रोथ हो सके, सिक्योरिटी एनहांस की जा सके और दोनों ही रीजन्स में स्टेबिलिटी भी आए। ठीक है जी। सो सिंपल सा आपका क्वेश्चन था, उतना ही सिंपल इसका आंसर था। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपके कीवर्ड्स क्या रहते हैं जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, उन्हीं के बेसिस पर आपको अपना आंसर स्ट्रक्चराइज करना है। ठीक है जी। आपको वर्ड लिमिट का बहुत ध्यान रखना है। 250 अगर आपको बोली गई है तो आप कोशिश कीजिए कि आप 275 या 300 से आगे ना जाएं। और सबसे ज्यादा जो ध्यान रखना है आपको कि आपको रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन देनी है। जो क्वेश्चन में पूछा गया है आपको सिर्फ वही बताना है और वहीं तक अपना दायरा रखना है। ठीक है जी। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट।